नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग के अनुसार कुल 7 करोड़ 90 लाख पंजीकृत वोटरों में से करीब 96% ने अपने नामांकन फॉर्म जमा करा दिए हैं। शेष कार्य भी अगले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन इस सबके बीच मतदाता सूची से जुड़े वो आंकड़े सामने आ रहे हैं जो आयोग की आशंकाओं को सही साबित कर रहे हैं। चुनाव आयोग के अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राउंड पर काम कर रहे बीएलओ ऐसे हजारों मतदाताओं को खोज रहे हैं जिनका नाम और पता तो मतदाता सूची में है, लेकिन ना तो वो शख्स और ना ही उसका पता जमीन पर कहीं नजर आता है। इतना ही नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने दो जगहों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है। साथ ही मतदाता सूची में लाखों ऐसे नाम हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में जिंदा है। ऐसे में इन लाखों मतदाताओं का इस्तेमाल फर्जी वोटिंग के लिए होने की आशंका जताई गई है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अफसर से मिली जानकारी के अनुसार बिहार की मतदाता सूची में करीब 11,000 ऐसे वोटर शामिल हैं जिन्हें पता नहीं लगने योग्य यानी नॉट ट्रेसेबल माना गया है। बूथ लेवल के अफसरों को ना तो इनके पते मिले और ना ही उनके पड़ोसियों को उनकी कोई जानकारी है। कई मामलों में तो जिन पतों पर उनका नाम दर्ज है वहां कोई घर तक मौजूद नहीं है। अब ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये लोग बांग्लादेश, म्यांमार से आए रोहिंग्या हो सकते हैं और किसी तरह बिहार की मतदाता सूची में शामिल हो गए होंगे। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया में अब तक 95.92% वोटर को कवर किया जा चुका है। शेष बचे 42 लाख वोटर में से लगभग 14,30,000 संभावित रूप से मृत घोषित किए गए हैं, जबकि 19,70,000 लोग स्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। करीब 7,50,000 वोटर ऐसे हैं जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। आयोग के अफसरों का कहना है कि मृत या फर्जी वोटरों के नाम को समय रहते हटाया जाना बेहद जरूरी है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। एसआईआर प्रक्रिया के पूरे होने में अब सिर्फ 5 दिन शेष हैं और आयोग प्रयास कर रहा है कि बचे हुए लगभग 32 लाख वोटर्स को ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया जाए। बहरहाल, आज बिहार विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ शुरू हुई और हंगामे के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह मुद्दा विपक्ष सदन में जमकर उठाने वाला है। नीतीश कुमार पर विपक्षी दल इसके साथ कई अन्य मुद्दों को लेकर हमला करने वाले हैं। हालांकि इस सबके बीच नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर वोटर आईडी कार्ड बनाना चुनाव आयोग का काम है, तो उस वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए प्रूफ के तौर पर लगने वाले अन्य पहचान पत्र तो सरकार के अधीन आने वाली एजेंसियां ही बनाती हैं। मसलन वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सबूत की पहचान के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट लगता है, जबकि पते के प्रमाण के तौर पर बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट लगाना होता है। उम्र का सबूत जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा की मार्कशीट दिखाने से होती है। वहीं अन्य सहायक दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड लगता है। ऐसे में राज्य सरकार यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि वोटर कार्ड बनाना चुनाव आयोग का काम है और इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वोटर कार्ड बनाने के लिए लगने वाले दस्तावेजों को बनाने का काम राज्य सरकार पर ही होता है। इससे इतर विपक्ष इस मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर पिछले 1 महीने से हो हल्ला मचाए हुए है। उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें आपत्ति किस चीज से है। जो लोग स्थायी रूप से बिहार से चले गए उनके नाम मतदाता सूची से हटाने को लेकर, या जो लोग दो जगहों पर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़कर बैठे हैं उनका नाम हटाए जाने को लेकर, या जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनका नाम मतदाता सूची से हटाए जाने को लेकर। बहरहाल, इस पूरे मामले की गंभीरता और इसके आगामी परिणामों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना से हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके अनुसार तो लोग खुद दो जगहों पर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़े हुए हैं। फिर विपक्ष जो हंगामा कर रहा है उसका बेसिक आधार क्या है? देखिए, नमस्कार दीपक जी। ये पूरा का पूरा आधार एक नैरेटिव को सेट करना है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जिस ढंग से विपक्ष ने ये नैरेटिव पूरी मीडिया में और पूरे देश में ये कोशिश की कि मतदाताओं की मतपत्रों की चोरी हुई है। ये चुनाव मतदान में आयोग ने गड़बड़ी करके और वही फार्मूला बिहार के इलेक्शन में होने जा रहा है। और ज्यादा हंगामा इसके टाइमिंग को लेके है।
क्योंकि मतदाता जी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, इस पे आपत्ति नहीं है कि मतदाता का पुनरीक्षण का काम होना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा है कि लगभग 8 करोड़ मतदाताओं के नाम का वेरिफिकेशन क्या 1 महीने में हो पाएगा, जब पूरे बिहार की मानसून के समय 70% आबादी बाढ़ प्रभावित है। क्या मेरे पास इतना मैन पावर है कि जो हम इस काम को कर पाएंगे? साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मतदाताओं से मांग रहा है, उसको लेके आपत्ति है। और वो ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के नाम को काटने की साजिश भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर कर रही है। इसलिए नैरेटिव ये सेट करने की है कि जिसमें दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के नाम काटे जाएंगे। जबकि आपने सही बताया कि जो आंकड़े अभी अभी भी 4 दिन बाकी है, अभी या 5 दिन कहिए, 4 दिन 5 दिन बाकी है, और 96% वोटर जो फॉर्म जमा करने का काम पूरा हो चुका है। और इसमें सही जी कई चीज सामने आया, जो सबसे ज्यादा कि बहुत सारे मतदाता के नाम 2 जगह पे हैं। तो निश्चित रूप से इनको कटना चाहिए। कुछ मतदाता जो लाखों की संख्या में है, लगभग 20 लाख, दूसरी जगह स्थायी रूप से सेटल हो गए हैं। तो मतदाता जी सूची में नाम तो सिर्फ एक जगह रहना चाहिए। तो लगभग जी 14 लाख जो हैं, जो शायद दो जिनकी जगहों पर मृत्यु हो गई। 2 जगहों पर अपने जी, जी, हाँ, जी, हाँ, 14.7 मृत्यु हो गई है, तो उनका भी नाम हटना चाहिए। 11,000 जी लगभग ऐसे हैं जो ट्रेसलेस हैं, जिन पे ये है कि हो सकता है ये बांग्लादेशी हो सकता है ये म्यांमार वाले हों, रोहिंग्या हो या नेपाल के हों। तो ये अभी पूरा एक्सरसाइज 25 जुलाई तक जब चलेगा, और 1 अगस्त को जब फाइनल डॉक्यूमेंट, जो ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, वो पब्लिश होगा, तब पता चलेगा एक्चुअल स्थिति। लेकिन जिस रफ्तार से चुनाव आयोग, ये बहुत बड़ा टास्क था, और इसको इस ढंग से लाखों 1 लाख बीएलओ और 4.5 लाख वॉलेंटियर मिलके काम को कर रहे हैं, तो लगता है कि ये वो काम 100% पूरा हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ एक नैरेटिव महागठबंधन या विपक्षी पार्टियों का है कि ये पूरी साजिश है, जो हमारे वोटर है, जबकि ये कोई तय नहीं है कि कोई किसके वोटर है। वोटर तो वोटर है, जब वो जी किसी को नहीं मालूम होता है लोकतंत्र में, जब गुप्त मतदान है कि हमारे वोटर और उनके वोटर। तो इस पे ये बस नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। लेकिन एक बहुत जी कुछ दिन पहले जो चुनाव आयोग ने ये सवाल मीडिया में आया कि बहुत सारे जो वोटर हैं वो बाहरी हैं, विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या के हैं। तो ये फाइनल रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आयोग के एक अधिकारी से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि ये 1 तारीख को फाइनल पता चलेगा कि कहाँ पे ऐसे वोटर पाए गए। क्योंकि चुनाव आयोग के जो यहाँ आयुक्त है, मुख्य पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने भी कहा है कि हमारी जांच चल रही है, लेकिन फाइनल 1 को ही पता चलेगा। और ये पूरी कोशिश महागठबंधन की, इसको लेके बिहार बंद का भी आयोजन हुआ, विधानसभा में हंगामा भी जी हो रहा है, लोकसभा में आज जो सत्र है उसमें भी इस मुद्दे को लेके हंगामा हुआ। तो ये सारा चीज महाराष्ट्र चुनाव के बाद ऐसी है, और ये नैरेटिव कोशिश कर रहे हैं कि ये एनआरसी को पिछले दरवाजे से लाने की कोशिश है, या अगर बिहार में ये मॉडल सफल हो गया तो आने वाले चुनाव जो अगले साल बंगाल में है या उसके आगे अन्य राज्यों में, उसमें भी ये एक्सरसाइज चलेगा। सारी कोशिश है टाइमिंग को लेके कि टाइमिंग कम है और इतना जल्दी कैसे होगा, इसको लेके। और लेकिन पीछे उद्देश्य वही है कि महाराष्ट्र का में जिस ढंग से राहुल गांधी ने ये पूरी तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि ये मतदाता की चोरी है, इसलिए ये विपक्ष हंगामा कर रहा है। जी, चाहे ये राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या वो मुकेश सहनी हो या वो ओवैसी हो, पूरा महागठबंधन और सत्ता को छोड़ के पूरा जो विपक्ष था, वो एक तरह से ये वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर
सरकार पर ऐसे आरोप लगा रहा था कि मानो वो भी पूरी तरह से इनकी वोटर लिस्ट को ही खत्म कर देना चाह रहा था। पर जो आंकड़े अभी हालिया सामने आए हैं वो इससे बिल्कुल विपरीत हैं, जिसमें पता चल रहा है कि जो लोग अब मर गए हैं, जो वोटर मर गए हैं 20 साल 2003 के आसपास, आई थिंक प्रमोद जी ये लास्ट टाइम पुनरीक्षण हुआ था। 2003 में हुआ था और जी उसके बाद ये एक्सरसाइज चुनाव आयोग कर रहा है। जी, तो ये 20 साल के अंतराल में क्या ऐसा भी कोई आंकड़ा आ रहा है कि जैसे मरने वालों की कोई लिस्ट थी तो उसमें वो वोटर, आरोप ये है दीपक जी कि ये पहले जो और ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को, पुनरीक्षण जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग का, उसको रोका नहीं। जी उसने कहा कि ठीक है आप ये काम कर रहे हैं तो इसको करिए, लेकिन उसने सजेशन दिया कि जो पहचान का जो आधार है, जिसमें आप आधार है, राशन कार्ड है, या चुनाव आयोग द्वारा दिया गया ही इपिक कार्ड है, जो मतदाता पहचान पत्र है, उसको भी आप मानिए। लेकिन आयोग ने 3 क्राइटेरिया रखा था कि 87 से पहले जो जन्म लिए हैं, 87 से और 2003 के बीच जो जिनका जन्म हुआ है, और 2003 के बाद जिनका जन्म हुआ है। तो पहले जो होता था कि मतदाताओं की अलग एक सूची रहती थी, उस सूची में कुछ नाम ऐड होते थे या कुछ नाम काटे जाते थे। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है, एक तरह से जब ये अगर डॉक्यूमेंटेशन 1 अगस्त को जो पूरा एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा तो एक तरह से फ्रेश वोटर लिस्ट बन जाएगा, जिसमें साफ जो लोग बाहरी हैं या डुप्लीकेसी है वो खत्म हो जाएगी, जो अब नहीं है इस दुनिया में उनका नाम हट जाएगा, या परमानेंटली जो लोग दूसरे राज्यों में या दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं तो वो उनका नाम इससे जरूर हट जाएगा। और जो कि काफी माने संख्या है बिहार में, 7 करोड़ 90 लाख लगभग वोटर हैं, और उसमें अगर है 35 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम कटना तय है। 19 लाख लोग वैसे हैं, 4.5 लाख जो अब नहीं रहे दुनिया में, और 7.5 लाख जो डबल है, जहाँ पे यहाँ भी नाम है और दूसरे जगहों पे है। तो ये 30 लगभग 40 लाख। और मैंने पहले ही बताया और आपने भी बताया ही था कि 1100 ट्रेसलेस है। तो ये एक्सरसाइज जबकि अभी 96% काम हुआ है और 4% बचा हुआ है, तो ये संख्या हो सकता है कुछ और भी आगे बढ़े। जी, मेरा सवाल ये होगा एक और कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनके वोटर कट जाएंगे। पिछले अगर 20 सालों में बिहार का सियासी ग्राफ देखा जाए तो मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जो हैं वो कभी महागठबंधन के साथ या पहले जदयू के साथ या भाजपा के साथ सत्ता में लगातार बने हुए हैं। तो अगर वोटों का पूरा जो एक ढांचा है, अगर जो अवैध वोटों वाला है या बढ़ाने होते किसी को, तो वो तो सत्तारूढ़ पार्टी अपने प्रभाव से ज्यादा कर पाती। तो ये वोट काटने का जो पूरा नैरेटिव है, ये बड़ा अटपटा सा आरोप विपक्ष का लगा है कि उनके वोटरों के नाम काट दिए जाएंगे। जो एडिशनल बड़े हैं तो वो तो हो सकता था कि सत्ता अपने प्रभाव के चलते अपने वोटरों को या फर्जी वोटरों को बढ़ाने का कुछ काम करती। तो अगर इसमें वोट कट रहे हैं तो इसमें तो सीधा नुकसान जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका हो सकता है। तो इसमें विपक्ष को आपत्ति कहां से होनी चाहिए थी? विपक्ष जो जिन मुद्दों को उठा रहा था, जब जिस दिन आप बिहार बंद की बात थी और विपक्ष के नेता ये कह रहे थे, तो उनका आरोप था कि यह काम तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से वोटर लिस्ट और आयोग में है। अगर यहाँ पे फर्जी वोटर हैं तो क्या फर्जी वोटर के आधार पे ही ये नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, या 2004 के बाद जो भी सरकार केंद्र हो या बिहार में बनी हो, वो क्या फर्जी वोटर के आधार पे ही बनी है क्या? और जब जो ज्यादा आरोप लग रहा है, और जो भाजपा के तमाम नेता पहले आरोप लगाते थे कि जो सीमावर्ती इलाका है, जो बांग्लादेश से सटा हुआ, जो सीमांचल है बिहार का 4 जिला, और नेपाल का बॉर्डर से सटा हुआ आपका ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये तमाम जिले हैं
तो यहाँ पे मैं अगर फर्जी वोटर हूं, लेकिन ज्यादा आरोप अल्पसंख्यकों की आबादी जिस ढंग से ये सीमांचल के इलाके में बढ़ी है, जैसा कि आरोप लगाते हैं, डेमोग्राफी भी पॉपुलेशन का जो है वो चेंज है, तो इसको लेके जी उनका आरोप था। लेकिन ये सही है कि ये पूरी जिम्मेवारी तो राज्य की भी है ना, कि अगर कैसे जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई दूसरे राज्य से इस राज्य में आ जाए। मैंने आपको कहा बिहार में बड़ा फेमस एक है कहानी, और जब संयुक्त बिहार था तो धनबाद के जी डीटीओ ऑफिस से लिट्टे के जो प्रमुख प्रभाकरण का भी ड्राइविंग लाइसेंस बन गया था। ड्राइविंग तो लाइसेंस ये जी ये जो फर्जी मतदाता की सूची और बनना, ये आराम से लोग तो आधार कार्ड कुछ पैसा खर्च करके बना लेते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज ये है कि किसी जो जेन्युइन आदमी है उनका नाम ना कटे। अगर विपक्ष ये आरोप लगा जी रहा है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक उनका नाम ना कटे, लेकिन जी उतना ही पायस अप्रोच ये होना चाहिए कि कोई फर्जी और दूसरे देश के वो ना लोग रहे। भारत के मतदाता सूची में ना शामिल हों। अगर सुप्रीम जी कोर्ट ने ये आग्रह किया और उनकी सुनवाई 28 जुलाई को है, अगर ऐसा रहता तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरी एक्सरसाइज को रोक सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप इसको पूरा करिए। लेकिन शायद उसने कहा कि आप मेरी सहमति लेने के बाद ही ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट 1 अगस्त को पब्लिश करिएगा, क्योंकि 1 महीने का जी जो टाइम है जिसमें आप आपत्ति या अनापत्ति या जो जिनको शिकायत हो वो कर सकते हैं, जिनका अगर नाम छूट गया हो, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं अभी तक जमा हो पाए हैं। इसलिए अभी जी एक्सरसाइज तो चुनाव आयोग कर रहा है। 96% जी उन्होंने गणना फॉर्म को जमा भी कर लिया है और जी लगभग 90% अपलोड भी कर दिया है, और 4 जी दिनों में चुनाव आयोग ने वो भी हो जाएगा। जी जी प्रमोद जी, चुनाव आयोग ने 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 28 तारीख को फिर बुलाया भी है 3 सवालों के जवाबों के साथ। क्या वो जवाब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग ने तैयार कर लिए? नहीं, ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग को जो सलाह या ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आप आधार, जी ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या ईपिक कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में माने, लेकिन इसको लेके जी आयोग वैसा नहीं कर रहा है। लेकिन जी आयोग ने इतनी छूट दी है कि जिन लोगों के पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी जी आप अपना जो फॉर्म है वो जमा कर सकते हैं या भर सकते हैं, और जी 1 महीने का टाइम जी है और उसको कलेक्ट किया जाएगा। असली जी सुनवाई जिस समय आयोग को क्या फाइंडिंग आता है, क्योंकि तब तक चुनाव आयोग 1 महीने में पूरा काम जो मतदाता पुनरीक्षण का है वो पूरा हो जाएगा। हो जी सकता है कि कुछ 28 वैसे तारीख तक हो ही तथ्य जाएगा। सामने आए, हाँ, सब जी तथ्य सामने आए, उसके 3 दिन बाद जी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो अभी तो नहीं कह जी सकते कि क्या वो उनका तर्क होगा और इसके लिए उन्होंने क्या अपना पक्ष रखा है। लेकिन उन हम्म। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जरूर आयोग इन बातों को लेके अपना पक्ष रखेगा। जी प्रभु जी, मैं साथ में ये और जानना चाहूंगा कि आखिर कैसे हमारी व्यवस्था को धत्ता बताते हुए कोई अवैध प्रवासी हमारे यहाँ मतदाता पहचान पत्र तक बना लेता है, और जब यह किसी दल का वोटर बन जाता है तो फिर उस दल की ओर से उसे संरक्षण भी मिलता है। इस तरह की राजनीति पर आप क्या कहेंगे? ये जो मैं कह रहा था कि सुनियोजित तरीके से जो भी सत्ता में रही है पार्टियां, अपने वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए, वो बिहार ही नहीं, बिहार के सीमावर्ती इलाके ही नहीं, जहां से पलायन और लोग दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से आके उनको बसाया गया, कटिहार, किशनगंज वाला जो इलाका है और बंगाल के कुछ मालदा जो इलाका है वहां पे, और उनके कार्ड बनवाए गए, उनके मतदाता पहचान पत्र बनवाए गए, उनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये सिर्फ बिहार ही नहीं है, ये बिहार में है, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ऐसी सूचना थी, इवन दिल्ली में कुछ इलाके हैं जहाँ पे बहुत बांग्लादेशी
मैंने अन्य प्रदेशों में भी आप करेंगे, मैं कर्नाटक की भी बात करता हूँ, बॉम्बे में, मैंने इवन महाराष्ट्र में सुनियोजित तरीके से लोग घुस जाते हैं पैसा देके बीएसएफ और बॉर्डर में भ्रष्टाचार के कारण। और मैं एक कहानी जो मैं बता रहा था बिहार की, कि जब आप लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस इस मृत आदमी का बनवा सकते हैं, प्रभाकरण का जब लाइसेंस बन गया बिहार में, तो ये वोटर आईडी क्या है? अगर पैसा खर्च करके लोग तो आधार कार्ड और पैन कार्ड फर्जी, एक नहीं दो दो कार्ड बना लेते हैं कई जिलों में। अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाल के जी दिनों में आवास पर प्रमाण पत्र बनाने की संख्या, काफी एप्लीकेशन आने लगे हैं। और जो सीमावर्ती इलाका है बिहार का, सीमांचल का जो 4 जिला, वहां पे ऐसी सूचना है, ऐसी खबर है कि जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। जी तो ये आखिर जी है क्या? तो भ्रष्टाचार का आलम ये है कि पैसा खर्च करके लोग इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, अपने अपने देश की सरहद में आ जाते हैं। और ये तो जब भ्रष्टाचार रहेगा तो कुछ भी संभव है। जी प्रमोद जी, सियासी दल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारे आंकड़े सामने रखते हैं, या बहुत सारे तरीके से मतदाताओं को लुभाने के प्रयास करते हैं। हाल के दिनों में एक पार्टी जो इससे इतर और बिल्कुल अलग, ना उसे मतदाताओं को लुभाना है, उसे अपनी बात कहनी है और बहुत ही स्वच्छंद तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, मुझे वो पार्टी नज़र आई जनसुराज पार्टी। उन्होंने और लोगों को भी नसीहत दी कि जात से ऊपर उठिए, समाज के लिए सोचिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचिए और ऐसी राजनीति कीजिए जिससे बिहार का सही में और व्यापक तौर पर विकास हो। तो जनसुराज पार्टी का जो एक एजेंडा है वो इनसे मेरे को बेहतर नजर आता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जब भी कोई पार्टी बनती है और उसके जो प्रिंसिपल्स जी बनते हैं, वो तो निश्चित रूप से जी बढ़िया है। उसको जी इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से कौन करे, असली असली जी परीक्षा उस समय होती है। आप जी जब केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में आए, तो उस समय लगता था कि जी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी होने वाली एकमात्र देश की पार्टी है। लेकिन जिस ढंग से जी भ्रष्टाचार के दलदल में वो पार्टी फंसी, तो उसको लेके क्या जी कहेंगे? लेकिन बिहार में जो अभी जी जो पार्टियां हैं, और बिहार की बात करना, बिहार के पलायन को रोकना, बिहार के में विकास, बिहार के अपने युवकों को लेके उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, उनके नौकरी, रोजगार को लेके एक आवाज तो जरूर, स्वस्थ आवाज, और एक जिस ढंग से माने ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे जनसुराज पार्टी काम उनका हो रहा है। आप सोचिए जी कि कोई पार्टी बनने से पहले 3 साल तक अगर एक एक गांव में बिहार के पैदल यात्रा करके बिहार की जो सही स्थिति है, जो उसकी समस्या है, उसको समझने की कोशिश करे, और अगर जी ईमानदार कोशिश अगर उनकी है, और वो नई राजनीति की और, बदलाव की राजनीति की ओर तो जरूर एडवोकेसी कर रहे हैं। पता नहीं चुनाव जी में कितनी सफलता उनको मिलेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो जरूर जी एक नए तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं। जी कुछ इसी तरह की राजनीति हमने चिराग पासवान के कुछ स्ट्रेटजी से भी हमने उस पर डिस्कस भी किया था कि किस तरह सरकार में रह के सरकार के ही कामों की समीक्षा करना और उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना। इससे कहीं ना कहीं तो इस तरह की जो राजनीति हो रही है वो किसी भी प्रदेश के लिए, वहाँ की जनता के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है, वो ज़्यादा फलदायी है, रादर देन ये केवल ऐसी राजनीति करना जिससे केवल स्वयं का विकास हो, भले ही लोगों का विकास ना हो। निश्चित रूप से दीपक जी, जिस ढंग से चिराग की बात हम लोगों ने की थी कि पार्टी जी में रह के भी, और पार्टी में माने गठबंधन में रह के भी, गठबंधन के वैसे मुद्दे जिनको जनता की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं, अगर हम उठाएं जी और उनको, उनकी आलोचना ना हो, उनको उनकी समालोचना जी हो, कि चलो कम से कम ऐसी स्वस्थ राजनीति अगर बिहार में अगर होने लगे, अगर जनसुराज जिस ढंग की बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात को लोग सुनने लगे, तो निश्चित रूप से बिहार जैसे
पिछड़े प्रदेश में, जहां अगर जितना पिछड़ा नहीं है उससे ज्यादा बदनाम है, जितना जो राजनीति, तो देश की को राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला प्रदेश आज इस टैग से है कि वहां तो बस कुछ नहीं, आप विकास की कोई बात कर लीजिए, लेकिन जो अंतिम समय तो वोट जात पे होगा और जातीयता ही हावी रहेगी। लेकिन अगर ऐसी बात, अगर ये बयार है कि थोड़े बदलाव की बयार है कि जिसमें जनसुराज हो, चिराग हो या नई कोई पार्टी आवे जो सही ढंग से जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के समाज की बात करे, समाज में उन लोगों की बात करे जो सबसे अंतिम मैदान पे हैं खड़े, उनके बदलाव के, के लिए अगर कोई भी पार्टी बात करे तो निश्चित रूप से बिहार के लिए शुभ संकेत है। और ऐसी बहस कि अगर गुंजाइश बनने लगे, अगर चिराग अगर ये बात गठबंधन में रह के अगर उठा रहे हैं और उनको इस बात की नहीं नसीहत मिले कि आप गठबंधन धर्म नहीं, ये परोक्ष रूप से भी लगे कि नहीं बात तो ये जरूर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अच्छा संकेत होगा बिहार की राजनीति के लिए। गठबंधन की राजनीति में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन पब्लिक को तो लगेगा कि नहीं बात तो ये नेता सही कर रहा है। जी, और ये बिहार को अब ऐसा समय शायद आ गया है कि युवा कांधों पर बिहार का नेतृत्व होना चाहिए। हम पीछे भी इसकी बातें कर चुके हैं और आज तो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी ने खुद नीतीश कुमार को ये सलाह देते हुए कहा कि अपने बेटे को पार्टी संभालिए और आप आगे की चीजें देखिए। नहीं, उनका तो युवा ये कहना, वो उनका ये कहना कि वो तो बार बार जिस आरोप से, और नीतीश अब तक परिवारवाद के आरोप से मुक्त रहे हैं, अगर वो उसके पीछे की उनकी राजनीति है कि अगर जिस दिन निशान राजनीति में आ जाएंगे तो परिवारवाद में चले, परिवारवाद, आप उसके भी पीछे बहुत सारे लोग ये आपको तर्क देंगे कि अरे नहीं उन्होंने इतने दिनों तक उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और बहुत मैच्योरिटी हो गई है, अब वो राजनीति में आए हैं, वो अलग बात है। लेकिन परिवारवाद है। परिवारवाद अगर जिस यार्डस्टिक पे आप परिवारवाद को लेके लालू को और कांग्रेस को, इवन डीएमके या सपा मुलायम सिंह यादव को, क्या लोजपा में परिवारवाद नहीं है ही? लेकिन आप कम से कम जदयू का लीडरशिप और नीतीश कुमार की ऐसी छवि है, वही उनकी यूएसपी है। उन पे कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। तो कल निशांत के जन्मदिन पे रालोमा के जो पार्टी के प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी इस तरह की सलाह दी थी कि अब आप पार्टी का काम निशांत को दीजिए और आप सरकार चलाइए। उसी को आगे बढ़ाते हुए राबड़ी जी वो एक तरह से आप कहिए कि सलाह भी है और व्यंग भी है। जब आपसे सरकार नहीं या पार्टी नहीं चल रही है तो आप इसको छोड़िए और बेटे को, तो फिर कल होके तो ये तेजस्वी भी कह रहे हैं कि निशांत को आगे आना चाहिए। तो निश्चित रूप से आने वाला समय जरूर युवाओं का होगा, नई पीढ़ी ही राजनीति करेगी। लेकिन पर ये युवा पीढ़ी, मेरी समझ है कि हो सकता है अभी नीतीश फैसला लेने में अभी जल्दबाजी न करें, या अगर पार्टी का पूरा दबाव होगा कि नहीं उठाना चाहिए तो हो सकता है वो भी परिवारवाद वाली सूची में शामिल हो जाए। जी, पर ये नई पीढ़ी नई सोच के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए, ऐसा कुछ हो तो शायद पूरे बिहार के लिए कुछ कल्याणकारी सामने आए। प्रमोद जी, इस मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। आपको बिहार की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर हमारी चर्चाएं कैसी लग रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।